नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार गुप्ता आज एक नए बिंदु के साथ आपके सामने। देखिए, अपन ने अब तक बहुत सारी वीडियो तैयार की है और हमारी जो पुस्तक है उसकी कुछ ही प्रश्नावलियाँ अपनी शेष है। आज हम प्रश्नावली 11 की शुरुआत करेंगे और यदि आपने अब तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसको सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमको आने वाली जो वीडियो है वो आसानी से मिल सके, आपके पास संदेश पहुंच सके। अब हम देखते हैं कि हमारी प्रश्नावली 11 है समरूपता। बहुत सीधी प्रश्नावली है। अगर आप इसको तरीके से समझेंगे, तरीके से देखेंगे तो ये हमारे पास समझ में आएगी। समरूपता दो भागों में बटा हुआ है, एक तो सम और एक रूपता। तो देखो, सम का मतलब क्या होता है? समान, और इसमें रूप, अर्थात समान रूप जिनका होता है वो समरूप होती है। अब जब भी हम कोई तुलना करते हैं, हमारी जो तुलना होती है, तो आप भी जानते हैं कि एक वस्तु से कभी तुलना नहीं होती। हमेशा एक से अधिक वस्तु होने पर ही हम तुलना करते हैं किसी चीज के बारे में। मान लीजिए हमारे पास कोई दो फल है, दो केले हैं। अगर हम एक केले के बारे में सोचें कि यार ये छोटा है, दूसरा बड़ा है, तो अपन तुलना हमारे पास में जब भी होती है तो दो चीजों में होती है। गेंद है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये गेंद हो गई, एक दूसरी गेंद हो गई, तो अपन तुरंत देख करके कह देते हैं कि ये छोटी है, ये बड़ी है। ऐसे जब भी तुलना की जाती है तो हमेशा दो या दो से अधिक में की जाती है। अगर मान लीजिए दो वस्तुएं हैं और उनका रूप समान होता है तो उन्हें हम समरूप कहते हैं। एक शब्द और आता है हमारे पास, सर्वांग सम। अब ये सर्वांग सम है, ये भी सर्व अंग सम। अब ये तीन भागों में बट गया। आप देख रहे हैं ये हमारे पास तीन भागों में बट गया। इसका मतलब सर्व का मतलब होता है सभी, अंग समान। इसका मतलब है कि यहां पर जो दो वस्तुएं हैं वो वस्तुओं के सभी अंग समान है। तो जैसे हम कोई दो पेन ले लेते हैं, अब दोनों पेनों में तुलना करते हैं। कई बार ऐसी स्थिति आ जाती है कि दो दोस्त एक पेन के ऊपर ही लड़ना झगड़ना प्रारंभ कर देते हैं। क्या कारण होता है उसका? क्योंकि दोनों के पेन एक जैसे दिखाई देते हैं। तो वहां ऐसी स्थिति जब आती है तो वो सर्वांग सम कहलाती है कि हम एक चीज को निकालें, दूसरी चीज को छुपा लें, तो हम उसको पहचान नहीं पाएंगे कि ये पहले वाली चीज है या दूसरी वाली चीज है। ऐसा सोच करके जब हम देखते हैं तो वहां सर्वांग सम कोई वस्तु होती है। लेकिन अगर मान लीजिए हम कहें क्या आपके जैसा ही मेरा पेन है, तो इसका मतलब है कि वहां रूप समान हो जाता है। जब रूप समान होता है तो इसमें हमारे पास आकार, रंग, नाम, इनके क्या होते हैं? अंतर पाए जाते हैं। जबकि सर्वांग सम में हमको केवल नाम का ही अंतर पाया जाता है।
बाकी के सभी चीजें बिल्कुल एक जैसी होगी, तभी जाकर के वो सर्वांगसम कहलाती है। तो ऐसे हम समरूप और सर्वांगसम इन दो चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अब आप इनके आगे का जो भाग है उसको देखें। देखिए, यहां हमारे पास दो त्रिभुज दिए गए हैं। अब इन त्रिभुजों में हम देखते हैं कि ये छोटा है, ये बड़ा है। दोनों त्रिभुज हमारे समबाहु त्रिभुज हैं, अर्थात इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है और इसकी भी तीनों भुजाएं बराबर है। तो हम इस बात को जानते हैं कि जो गुण इसके अंदर है वही गुण इसके अंदर भी मौजूद हैं। केवल आकार और नाम का ही इनका परिवर्तन है। अगर आकार और नाम का ही परिवर्तन है तो ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समरूप। ऐसे ही ये एक वृत्त और यहां भी एक वृत्त है। अब आप देखिएगा, ये दोनों जो वृत्त हैं इनमें गुण समान है। इसका ये बीच का भाग है, सेंटर, और ये इसकी परिधि। इसके अलावा केंद्र से और परिधि तक की दूरी त्रिज्या, इसमें भी वही चीजें हैं। ये इसका सेंटर हो गया, ये इसका सर्कमफ्रेंस हो गया और ये इसकी रेडियस हो गई। अब आप इस बात को समझ गए कि जो गुण इसके अंदर है वही गुण इसके अंदर मौजूद है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? समरूप हो जाएंगे। ऐसे ही हमारे पास ये एक वर्ग है और एक वर्ग हमारे पास में ये हो गया। तो ये दोनों वर्ग हैं, इन दोनों में वही विशेषता है। इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर है, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण है, इसके भी प्रत्येक कोण समकोण है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इन दोनों में गुण समान है, लेकिन इनके आकार और नाम अलग अलग हैं। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां ये समरूप होते हैं। और भी ऐसी कई चीजें होती है जिनको हम समरूपता के बारे में पहचान सकते हैं। अब आप समरूप और सर्वांगसम इन दोनों के बारे में हम देखते हैं। समरूप और सर्वांगसम। अब देखिए, यहां पर जैसे मैंने यहां एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज ये है, इन दोनों में जितने भी हैं नापे समान है। तो यहां पर ये तीनों भुजाएं इसकी बराबर है और इसकी भुजा के बराबर ही ये भुजाएं बराबर है। तो इसका मतलब हो गया कि जब इनकी भुजाएं बराबर है, कोण बराबर है, केवल नाम का ही तो फर्क है। और जब ऐसी स्थिति आती है तो वहां क्या कहलाते हैं? ये सर्वांगसम कहलाते हैं। तो हमें एक बात समझ आई कि दो त्रिभुज समरूप होते हैं। समझना मेरी बात को, दो त्रिभुज समरूप होते हैं यदि उनकी भुजा बराबर कर दी जाए तो ये सर्वांगसम हो जाते हैं। ऐसे ही इन दो वृत्तों में है, इन दो वृत्तों में क्या विशेषता मिली हमको कि दो वृत्त समरूप होते हैं अगर इनकी त्रिज्या बराबर कर दी जाए
तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम हो जाएंगे, क्योंकि जब त्रिज्या हमारे पास बराबर आ जाएगी तो हम एक आकृति को, एक वृत्त को दूसरे के ऊपर ढकने पर हमें किसी प्रकार की न तो बाहर निकलेगा और न ही अंदर जाएगा, दोनों एक दूसरे को ढक लेंगे। इसलिए क्या कहलाएंगे? वो सर्वांग सम कहलाएंगे। और वर्ग में यदि हम इस विशेषता को देखते हैं तो हमारे पास आता है दो वर्ग समरूप होते हैं यदि उनकी भुजा समान कर दी जाए तो वे सर्वांग सम हो जाते हैं। ऐसे हम समरूप और सर्वांग सम की पहचान करते हैं। हम इस बात को देखते हैं कि कोई भी सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकती है। सर्वांग सम आकृति समरूप हो सकती है, लेकिन समरूप आकृति सर्वांग सम नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आप देखिएगा, हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप भी कह सकते हैं और सर्वांग सम भी कह सकते हैं, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को हम सर्वांग सम नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी भुजाओं की नाप अलग अलग है। ऐसे हम इनके बारे में समझ सके। अब इनके कुछ नियम भी हैं, हम उन नियमों को और देखते हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के नियम और समरूपता के नियम। हमें ये देखना है कि हम दो त्रिभुजों को सर्वांग सम कब कह सकते हैं और समरूप कब कह सकते हैं। तो हमारे पास में इसमें सर्वांग समता में 4 नियम हैं। भुजा 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 नियम, भुजा कोण भुजा नियम, कोण भुजा कोण नियम, समकोण कोण भुजा नियम। आप इन नियमों को पिछली कक्षाओं से भी देखते हुए आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब जो ये नियम होते हैं, ये सभी नियम हमारी समरूपता के अंदर भी काम आते हैं। फर्क थोड़ा सा है। फर्क क्या है? आप देखें कि जो ये हमारे पास कोण कोण वाले हैं, तो यहां हमने कोण कोण समरूपता लिखा है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यदि दो कोण बराबर हो गए तो तीसरा कोण तो अपने आप ही हमारा बराबर हो जाता है, इसलिए हम इसमें कोण कोण समरूपता ही लिखते हैं। इसके अलावा जो समरूप होते हैं उनकी भुजाओं का अनुपात समान होता है। तो हम इस प्रकार से इन त्रिभुजों की आकृतियों के समरूपता और सर्वांग समता के नियमों के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम अगली जो वीडियो हमारे मिलेगी उसके अंदर इनकी विशेषताएं, इनके गुण और हमारी प्रश्नावली के सवाल आपको हल करने के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।